जी। तो कोई मैम। क्वेश्चन उससे पहले या कुछ चीज, कोई कमेंट, वो आप कर लें। उसके अलावा ये कि अगेन मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो अपना टॉपिक जो भी हो। बल्कि आई वुड लाइक, अभी तो सिर्फ दो या तीन ही टॉपिक्स किसी ने भेजे थे, तो आई ट्राइड कि एक ही क्लास में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यह कि इट्स बेटर कि आप पहले से भेज दो, ताकि अगले 2-4 हफ्तों का हमारा जो स्केड्यूल है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जिसने प्रेजेंट करना है उसे पहले ही पता होगा, तो जो पहले भेजेगा उसका पहले ही नाम आ जाएगा। उसी हिसाब से ग्रुप चैट आई कैन नॉट ओपन, क्योंकि वो फिर आपको पता है कि उसमें अगर मैं ओपन कर दूं सबके लिए, तो वो पढ़ाई के अलावा ही सारे मैसेजेस आ जाते हैं। सो दैट इज वाई आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दो इफ यू वांट टू प्रेजेंट। जितने मर्जी दफा जो मर्जी प्रेजेंट करे, इट्स एन ओपन फोरम फॉर ऑल। ठीक है, ठीक है मैम, चैलेंज। ठीक है। मैंने पूछना था, अगर कोई पेशेंट एचएमबी के साथ आती है और हमें उन्होंने बताया हुआ है ना कि कॉज भी उसकी फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, तो हमने फिर भी उसकी जो बाकी पाम कोइन की हिस्ट्री है वो सारी रूल आउट करनी है? फिर भी रूल आउट करनी है, जरूरी। उसकी आपने फिर भी सारी पाम कॉइन की हिस्ट्री रूल आउट करनी है। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो आपने ना उसकी इसलिए पाम कॉइन की पूरी रूल आउट करनी है, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं। ये भी हो सकता है उसे एचएमबीओ पे किसी ने उसे एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट करा दियो, या ये भी हो सकता है कि उसकी दो चीजें चीजें फाइब्रोइड विद एडिनोमायोसिस भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने एक चीज को ही नहीं लेके सिर्फ करना, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में आपने सारी चीजें रूल आउट करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ऑफ कोर्स। इन्वेस्टिगेशन तो फिर अब आप अकॉर्डिंगली मांगोगे ना आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन। जी मैम। ठीक है। ओके, अगला एग्जाम है कब एक्सपेक्टेड? मैम अप्रैल में। अच्छा चलो, अभी तो वैसे काफी दिन है, बट बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अभी से ही चाहे प्रेजेंट करो। ठीक है, जाओ। अगर अभी से आप प्रेजेंट करो। और दूसरी चीज ये कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो जितना ज्यादा प्रेजेंट करता है, उतना ही आपको एग्जाम में आसानी होगी। जो एग्जाम दे चुके हैं वो, उनको इस बात की ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि आपके वही बातें एग्जाम में हो रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर वही सवाल पूछ लिया जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। जी मैम। सो प्रेजेंट करें। और अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके हिसाब से चलना है, मुझे इनबॉक्स कर दें अलग से। लेकिन अपना नाम जरूर साथ लिख लिया करो, क्योंकि ताकि मैं स्पेसिफाई कर दूं जिसने भी केस प्रेजेंट करना है। और तो वो एक चीज हमारे ना सिस्टमेटिक हो जाएगी। ठीक है। सो आज का जो हमारे टॉपिक है, डॉक्टर रुखसाना और डॉक्टर साहिबा जो है वो है प्रेजेंटर्स। मिस कैरेज का कहा था, तो मैंने तो उससे यही समझा कि इट मस्ट बी अबाउट द रिकरेंट मिस कैरेजेस। पता नहीं रुखसाना है या साहिबा में से। और फिर मोलर प्रेगनेंसी, हाँ आई जी थिंक दो मैडम। बहुत। जी, दोनों इधर है जी रुखसाना। जी मैडम, मेरा मिसकैरेज था। ठीक हो गया। रुखसाना का मिसकैरेज 30-30 मिनट्स का कर लेते हैं, बिकॉज दोनों ही टॉपिक्स थ्योरेटिकल है। अगर लंबी डिस्कशन भी हुई तो चलो हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। सो रुखसाना, आपके पास कोई सिनेरियो है? नहीं मैडम, आप मुझे दे दें सिनेरियो। मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे दें ना। ठीक है। लेट्स एक हेलो। मिनट। ओके, हेलो, हाँ जी रुखसाना। अच्छा ओके, तो सिनेरियो आपका कुछ इस तरह है कि हेलो। पेशेंट इज ग्रेविड। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, बाकी सबको आ रही है आवाज? जी जी प्रॉब्लम मैम। हो गई है कोई? नो मैम आ नो, रही है आपकी आपकी आवाज। आ रही है। हाँ रुखसाना, सो योर सिनेरियो इज पेशेंट इज ग्रेविड 5। यस। थोड़ा सा मुश्किल दे देती हूँ सिनेरियो, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक सेकेंड जरा, जस्ट गिव मी। जी मैडम। हाँ सॉरी। अच्छा, सो हेलो। ग्रेविडा 5 पैरा 0+4 है, एंड शी इज हेयर एट 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। हेलो। रुसाना को कुछ, रुसाना आप दोबारा से कनेक्ट कर लें आवाज। अगर किसी को नहीं आ रही तो जस्ट लेट मी नो। हेलो।
हेलो, बाकी सबको आ रही है आवाज? जी जी मैम, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, सो पेशेंट इज ग्रेविड 5 पैरा, कोई चार्ट पे टाइप भी करके लिख दे सिनेरियो. So patient is gravid 5 para 0+4. She is at 6 weeks of gestation with all first trimester miscarriages previously. And last वाली जो उसकी थी ना, fourth pregnancy, it continued till 18 weeks of gestation, but spontaneous expulsion occurred. And now she wants counseling and further manage. How will you continue the pregnancy? ठीक है Okay, रुखसाना? ma'am. Yes, madam. It's role player. इसकी स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं. Structure discussion. Assalamu alaikum. After introducing myself and taking her intro, hello, आप बोलते जाओ, हमें आवाज आ रही है. मैं कुछ नहीं hello. बोलूंगी, आपने कंटिन्यू करते रहना है. रुखसाना, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है. हम्म. मैडम मेरी आवाज आ रही है? मेरी साइड से कोई मसला है आपकी मैडम? आवाज आ रही है, आप बोलते जाओ बेटा. Okay. Assalamu alaikum. After introducing myself and taking her intro, I will take her detailed history and the examination in the presence of chaperone. First of all, I will ask her about whether it's a consanguineous marriage. Then I will ask her about the last menstrual period and its regularity. And I will ask her about the previous miscarriages, whether it's when they occur. And I will ask her about how pregnancy ended with any bleeding and the discharge, any DNC or a medical termination done. And I will ask her about the any histopathology report is available, or a report done, or a cytogenetic analysis done of that miscarriages. Then I will ask her about the history of any uterine or cervical surgeries, and I will ask her about the any history of the diabetes mellitus, hypertension, and the thrombophilias. And I will ask her about the any APLS screening done in the previous miscarriages. And then I will ask her about the any transvaginal scan done for the uterine anomalies. I will ask her about the any vaginal discharge or infection for the STIs. And then I will ask her about the any when I will ask her about the personal history, whether she is using in smoking or recreational drugs or alcohol. Then I will ask her about the family history of the anomalous babies. I will ask her about the any OGTT or HbA1c done, and I will ask her about the sport at the home. Then, madam, I will want to examine the patient. In examination, I will review her age, BMI, and then I will BMI, and then I want to check her blood pressure, and I will do the abdominal examination. I will superficial examination and the deep examination to see any tenderness, and then I will do the no madam, she is gravid. Okay. Then She's at 6 weeks. yes madam. Then I want for the investigations. In investigations, after general health profile, I need the specific investigations. In investigations, I need the transvaginal scan to see the age of viability. Sorry, madam. I want to see the whether it is sex, size, and the fetus, and whether it's a single or a twin. And then I want to thyroid profile, in which I need the thyroid TSH and the free T4. I need the HbA1c if done, and then I need the APLS workup, whether it's done or you're not. And then I need the thrombophilia screening, and other any histopathology report available of the previous cytogenetic products of conception. And if there is a suspicion of the uterine anomalies, then I will also want to review the hysteroscopy report if done.
in previous pregnancies. And तो sorry madam, जी जी इन दिस मुझसे एक चीज मिस हो गया कि 6 वीक्स के ऊपर थी, तो मुझे इससे अभी फोलिक एसिड का भी पूछना चाहिए था। LMP का तो मैंने पूछा कि शी इज टेकिंग एनी फोलिक एसिड एंड द until any treatment and investigations done. सो ठीक है। ओके, अब ऑब्वियसली बिकॉज अब आप स्टार्ट दोबारा से हम कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट इस सब चीजों में चाहिए। देखो पेशेंट जो है ना वो ग्रेविडा 5 पैरा 0+4 है। She is जी मैम। now pregnant for the fifth time with no live issue with her, which is a very very big thing. ये काफी इस तरह का पेशेंट है जिसमें एम्पैथेटिक अप्रोच की जरूरत है। नंबर 2 ये कि अब 4 अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज गुजार के she has come to you, तो इट मीन्स के you have to be the last hope for her। एक्सक्यूज मी, जी मैम। जस्ट अ मिनट में ये कॉल बस लेके आप। अच्छा सॉरी। तो अब इसके अंदर आपने देखो, यू कैन नॉट कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी विद हर अनलेस यू रीच द कॉज। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो कॉज को जी पहुंचने के लिए आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी सो फोकस्ड एंड सो गुड के अगर आपने भी कोई कॉज मिस कर दी तो क्या मतलब, फिर क्या लाइफ है मतलब फिर उसका तो आप तक आने का कोई फायदा ही नहीं ना, बिकॉज यू हैव टू बी द लास्ट होप फॉर हर। अब आपसे आगे तो आप तो आगे कहीं और उसे रेफर नहीं कर सकते ना, मतलब FCPS पास के पास आई वो इसलिए कि ना समथिंग हैज टू बी डन, सिर्फ इसलिए। अच्छा देखो, अब जब आपने मैं आपको एक आइडिया देती हूँ अगर, बिकॉज अभी काफी टाइम है एग्जाम में, तो आपने ना अब इसको हिस्ट्री को का स्टाइल, बिकॉज इट्स केस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस एंड बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, राइट। तो आपने जो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो आपने अगर आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को एक स्टोरी की तरह लेके चलो, यानी कि यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब तक पिछली प्रेगनेंसीज की डिटेल, एक एक डिटेल किसमें क्या हार्ट बीट आई थी या नहीं आई थी, कितने वीक्स पे जाके हुआ, DNC हुई या नहीं हुई, उस प्रेगनेंसी में कोई बेबी की जेनेटिक टेस्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी, किसी भी प्रेगनेंसी में शुगर का पता चला था या नहीं चला था, और उसके बाद जाके आपने जो जो फोर्थ नंबर की स्पेशली प्रेगनेंसी है वो 18 वीक्स तक गई, तो वो गई क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 तो उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस थी। ऐसा उसने क्या किया कि 18 वीक्स की प्रेगनेंसी 18 वीक्स तक गई, ऑल तो वो भी अनसक्सेसफुल थी, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो गुजार के सेकंड तो एंटर हो गया ना, और उसके बाद वो 18 वीक्स वाले की बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए थी कि हुआ क्या था, वॉट वाज इट रियली पेनलेस डिलीवरी, क्या स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन थी, उसके अलावा वो बेबी जी की मैम। कोई नॉर्मली थी या नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हर चीज आपकी वो कवर होनी जरूरी है। तो टू स्टार्ट ऑफ जी विद द मैम। बायोडेटा, बायोडेटा में सबसे पहले एज ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी आगे की एज आ रही है उतनी नॉर्मलीज के चांसेस और फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने फर्स्ट में एज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैरिड फॉर कितने अरसे से, वाज इट अ कजन मैरिज और नॉट, ये बायोडेटा में कवर कर लो। उसका ब्लड ग्रुप, कहीं RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली बात तो नहीं कहीं डेवलप हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। जी तो मैम। बायोडेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस ऑफ एनी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, जब आप एक स्टोरी की तरह स्टार्ट करते हो ना,
खुद भी कुछ मिस नहीं करते हो और जो आपके एग्जामिनर है उनको भी समझ में ज्यादा आता है, बिकॉज वो ज्यादा सुन रहे होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करो कि शी इज लाइक मैरिड फॉर एग्जाम्पल 10 years एंड शी इज प्रेग्नेंट फॉर द 5th टाइम, स्टार्टिंग ऑफ विद हर वेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी विच वाज मे बी 8 years बैक और समथिंग, और इट वाज अ स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी, यानी कि उससे आप काफी कुछ रूल आउट कर रहे हो। पीसीओ भी बीच में जी रूल आउट आ रहा है, कहीं इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री, कहीं ओबेसिटी, कहीं एमेनोरिया की हिस्ट्री आ रही है, तो वहां पर आपका हार्मोनल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस भी सॉर्ट आउट होता जा रहा है। तो बार बार एपीएलएस और बार बार थ्रोम्बोफिलिया, ये वाले टर्म्स आप यूज नहीं कर सकते हो। पेशेंट को नहीं पता एपीएलएस का टेस्ट क्या है, या मतलब आपने उसकी लेमैन लैंग्वेज में ही बात करनी है। जब आपने हिस्ट्री एग्जामिनर को भी प्रेजेंट करना है तो आपने मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करनी। सो आपने आपने उसी तरह से बात करनी है कि उसके कोई स्पेशल ब्लड टेस्ट, एंड यू कैन नेवर से कि थ्रोम्बोफिलिया का या स्पेशली एपीएलएस के टेस्ट तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी भी नहीं होते। तो वो सारी चीजें, और आई एम श्योर 18 वीक्स पे कोई किसी ने उसको लोप्रीन या कोई चीज जरूर दी होगी जो एटलीस्ट वो 18 वीक्स तक गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उसका स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्शन हो गया। ठीक है। तो जी इसके अंदर अगर आप ये एक एक कॉज रूल आउट नहीं करोगे तो यू कैन नॉट पास। वहां पर मैंने तो आपको फिर भी ग्रेविडा 5 पैरा 0+4 दे दिया। आपके एग्जाम में आएगा ग्रेविडा 10, यानी पेशेंट इज गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर द 10th टाइम, इमेजिन हर लाइफ। उसकी लाइफ इमेजिन करो कि 10th प्रेगनेंसी एंड शी इज नॉट हैविंग एनी, कोई सक्सेसफुल एंड नहीं हुआ किसी प्रेगनेंसी का। और वहां पर आप उसकी कोई भी कॉज, उसमें देखो जो कॉमनेस्ट कॉज इन आर एरिया, ये साउथ एशियन पॉपुलेशन में ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज जो समझा जाता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो जी पीसीओ मैम होता है, बिकॉज पीसीओ सो कॉमन। हर एक में थ्रोम्बोफिलिया इज वेरी वेरी रेयर, एपीएलएस इज वेरी रेयर, जेनेटिक कॉजेज भी लेस देन 10% है। एज फैक्टर आ जाता है, वो भी इतना ज्यादा इस एरिया में नहीं होता। सो इसमें पीसीओ और रिकरेंट मिसकैरेज, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट की ना होना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो चीजें इसमें है। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री में स्टार्ट में से ही ये चीजें रूल आउट नहीं कर रहे हो तो फिर आगे जाने का फायदा नहीं है। ठीक है। तो आपने हिस्ट्री जी आइंदा से हमेशा इस तरह लेना है कि पहले पिछली सारी प्रेगनेंसीज को किया, उसके बाद जो आपकी लिस्ट बनी हुई है रिकरेंट मिसकैरेजेस की कॉजेस की, वो सारी आपने किया। और उसके बाद जब आप जी इन्वेस्टिगेशंस की बात करोगे, एक्सक्यूज मी, तो उन इन्वेस्टिगेशंस में आपने ये नहीं पूछना कि इफ एनी वर्कअप फॉर एपीएलएस डन तो गिव मी दैट वर्कअप। आपने वर्कअप बोलना है। एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, मतलब एल्यूपिस एंटीकोआगुलेंट, व्हेन वाज इट डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ओके, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी, सिंगल रिपोर्ट इज अवेलेबल और 2 रिपोर्ट्स आर अवेलेबल आफ्टर 12 वीक्स अपार्ट। तो आपने इस तरीके से पूछना है। इसी तरह थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग से थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग नहीं पूछ लेना आपने। फैक्टर 5 लेडन डिफिशिएंसी, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, वो सारी चीजें बोलनी है। ठीक है ना। तो जी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैडम, अब जैसे ये पेशेंट ग्रेविडा है तो इसमें हम ये पीएससी ये तो नहीं करेंगे ना? बाई मैनुअल ग्रेविडा में तो कभी नहीं करते, बस वहीं तक मतलब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मैं पल्पेशन बताती हूँ। करके। मैं जरा सबके माइक म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर लेना अफसाना। सो जी मैम। अभी इन्होंने पूछा है। अच्छा देखो, एक मेरी बात सुनो, किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट में आपने ना पीवी करनी है ना पीएस करना है। पीएस सिर्फ जी लीकिंग मैम। में होगा। ठीक है। एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना। अगर बहुत पेशेंट डिस्चार्ज का कह रही है और आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा कि इट्स फंगल डिस्चार्ज और वजाइना, वो दूसरा वाला डिस्चार्ज बैक्टीरियल, तो उसके ऊपर तो उसके बाद तो आप वो कर लोगे। चलो फिर पीएस करने की जरूरत पड़ जाती है। और उसमें भी आप स्टेरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोलोगे। गायनी ऑप्स में ही एक सिचुएशन है जिसमें आप स्टेरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन का वर्ड बोलोगे विच इज फॉर लीकिंग। ठीक है। वरना तो जी मैम। ये हर चीज में, इवन बायमैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ गायनी पेशेंट में भी स्टेरलाइज्ड, वो ग्लव्स भी दूसरे वाले पहन सकते हो, पॉलिथीन ग्लव्स भी पहन सकते हो। लेकिन जो जब आप प्रेग्नेंट पेशेंट विद लीकिंग का करते हो तो आप स्टेरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन कहते हो। उसके अलावा आपने किसी के अंदर ना स्पेकुलम डालना है ना आपने उसका वो करना है, पीवी करना है। पीवी आपने सिर्फ प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए बता रही हूँ, लेबर रूम में या अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ तब करना है जब पेशेंट की पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मौजूद है, यानी प्री टर्म लेबर में और पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मौजूद है। वरना 37-38 वीक्स पे जो स्लीपनिंग है वो तो नॉर्मल बात है पेल्विक असेसमेंट एंड ऑल टर्म पे जाके। बट
प्री टर्म के अंदर आपने किसी में कोई ना वजाइनल एग्जामिनेशन ना स्पेकुलम ना कुछ, सिर्फ आपने लीकिंग वाले पेशेंट में स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है, या किसी पेशेंट में बहुत रिकरेंट डिस्चार्ज की हिस्ट्री है और उसमें आपने HVS लेना है, तो उसके अंदर फिर आप स्टरलाइज स्पेकुलम कर सकते हो। पीवी तो आपने प्री टर्म में सिर्फ तब करनी है जब एब्डोमेन पे पैल्पेबल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, तो अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो जी ऑप्स मैम। के पेशेंट में तो ये आपको क्लैरिटी। इसलिए एग्जाम के अंदर ऑप्स के पेशेंट में पीवी की कोई ट्रे या ट्रॉली पड़ी ही नहीं होती, चाहे पेशेंट लीकिंग का भी हो, बिकॉज एग्जाम में दे डोंट अलाउ यू टू डू एनी विजाइनल एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है, आप जी मैम मैम। लीकिंग में कह दोगे कि आई वांट टू डू स्टेरिलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड हर टू मेक माय डायग्नोसिस, बट वहां पर वो कुछ रखा ही नहीं होता उन्होंने ऑप्स के पेशेंट में। मैडम अगर मोलर प्रेगनेंसी किसी की सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर पीवी करनी है? देखो, बात यह है कि अगर मोलर प्रेगनेंसी आपकी सस्पिशन है तो पीवी तो बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा रिस्क हो तो एग्जामिनर आपको खुद ही मना कर देगा। नहीं ठीक है ना, मैडम, पेशेंट तो वहां पे खैर नहीं रखा हुआ होता, ज्यादातर ये रोल प्लेयर के साथ ही है, तो क्या बोलना है? कर दो, पीवी कर लो। एग्जाम में आपने ये चीजें मिस नहीं करनी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने पीएस भी करना है, पीवी भी कर लेना है, क्योंकि इफ यू विल मिस, वहां पर फिर वापसी का वो नहीं होता और तो आपके और वहां फिर कुछ मैडम ये भी तो मार्क्स नहीं लग रहे पता ना होते कि हैं। मोलर है भी कि नहीं तो है, वो तो। पीवी कर लो, कर हम्म। लो पीवी, कुछ नहीं होगा। मैम मोलर के लिए पीवी क्यों करेंगे? पता ही नहीं कि वो मोलर है, फिर क्या करें? पेशेंट तो नहीं कह रही ना अपने मुंह से कि मेरा मोलर हाँ है। जी मैडम, और इन्वेस्टिगेशन मोलर तो तो हम आगे अल्ट्रासाउंड जाके से मांगेंगे। डायग्नोज होगा। क्या कह रहे सदा? मैडम मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन तो हम एग्जामिनेशन के बाद मांगते हैं ना, तो बिल्कुल, एग्जामिनेशन तो पहले ही करेंगे ना, तो फिर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि वेदर इट इज मिसकैरेज, मोलर और एक्टोपिक, ये तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। मैम पीएस करना जेंटल चाहिए पीवी कर ना? लो। पीएस करना चाहिए मैम फिर तो। पीएस पे क्या मैडम डायग्नोसिस होगा मोलर का? पीएस पे कोई डायग्नोसिस नहीं बनेगा। मैं एक्स ये मोलर एक्स और एक्स तुम एक्सपेल ये कर जो रही हो। टॉपिक वगैरह हो गए, इनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है हमारे पास। अल्ट्रासाउंड तो बाद में मांगोगे ना, पहले तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने जेंटल तो आपने रहना ही है। लेकिन अगर तो बहुत ही कोई जैसे कंप्लीट मोल का पेशेंट है या वो बहुत ब्लीड कर रही है, फिर तो एग्जामिनर ही आपको मना कर देंगे, बोल तो ऐसा पेशेंट उन्होंने रखा ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि बाकी अगर पेशेंट अपने मुंह से कहती है कि मैं मेरा मोलर है और वो ब्लीड भी कर रही है, तो फिर बेशक पीवी ना भी करो। लेकिन अगेन इस तरह का पेशेंट नहीं होता एग्जाम में। और लेकिन अगर अभी तक आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो कर लो पीवी, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैम ऐसा एक केस डिस्कस हो रहा था कि उसमें था कि हम्म। पेशेंट की थी, लेकिन हम एग्जामिनेशन पे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ बाद में जाते हो टॉपिक। कि हम्म। एक टॉपिक का केस था मैम, कि अभी उसका तो अभी हमें कुछ नहीं पता ना, अभी मतलब इन्वेस्टिगेशंस नहीं मिली थी, स्कैन वगैरह, तो फिर उन्होंने कहा था कि हम्म। पीवी आप कर सकते हैं टेंडरनेस देखने के लिए बिल्कुल, एडनेक्सा तो में। और पीवी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, तो इस जी वजह मैम। से लेकिन ऑफ कोर्स मोलर के अंदर पे पेशेंट अगर आपका एक्सपेल कर रहा है उसके साथ किसी उसके साथ एग्रीगेट्स। ब्लीडिंग की गिल्ट, तो फिर तो नहीं करेंगे। या अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि पेशेंट रोल प्लेयर भी बैठा है और आपके सामने पहली डायग्नोसिस उन्होंने लिखा हुआ है और आपने काउंसलिंग करनी है या आपने कुछ ऐसा उसके थोड़ी सी डिस्कशन करके आगे लेके जानी है बात, और आपके सामने पहले ही इन्वेस्टिगेशंस पड़ी हैं जिसमें मोलर का डायग्नोसिस वाला अल्ट्रासाउंड पड़ा है, तो फिर पीवी ना करो। जी मैम। ठीक है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता तो फिर पीवी कर लो। और बट अगेन अगर आपको डीडी में मोलर या एक टॉपिक है तो यू बिकम एक्स्ट्रा जेंटल वेल डूइंग पीवी। जी मैम। जी मैम। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ठीक है, तो आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन में कोई कंजूसी नहीं करनी, चाहे वो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है या वो कुछ भी है, बिकॉज शी इज ग्रेविटा 5। इसमें आपने ना सोच सोच के बोलना है, ना आपने कोई कंजूसी करनी है, आपने हर हद तक उसकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए करानी है
क्योंकि शी इज ग्रेविडा 5 और ग्रेविडा 10। एग्जामिनर आपसे कहेंगे कि शी इज अ पुअर लेडी, आप इसका थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल करा रहे हो, या आप इसका एपीएलएस का कराने जा रहे हो, या आपने इसको जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर कर दिया है, ये तो एक शी इज अ पुअर लेडी। तो आप कहोगे कि नाउ शी इज ग्रेविडा 5, तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ग्रेविडा 6 बन के आ जाए ताकि। तो द थिंग इज के यू अब नाउ शी हैज कम टू यू, शी कैन नॉट, शी शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड, नहीं आपने उसको भेजना। उसके लिए जब तक आपको कॉज नहीं मिलेगी आप पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपने हर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन मांगने का भी स्टाइल है। देखो बात ये है कि ना तो ये इस वक्त आप जब आप एग्जाम में प्रेजेंट करते हो ना, तो ना तो आप वार्ड में काम कर रहे हो, ना आप ओपीडी में बैठे हुए हो, ना कुछ। आप एक एक एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हो, और वो एग्जामिनर भी इंसान है। आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो सुने भी, और वो उस चीज को उसके माइंड में वो चीज एंटर हो। ठीक है, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसका भी एक तरीका है। अगर आप हैphazardly इन्वेस्टिगेशन बोलोगे, जैसे कि आप बोल रहे थे, आपने 2-3 ब्लड टेस्ट बोले, फिर आपने अल्ट्रासाउंड बोला, फिर आप HbA1c पे चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जब तक, हर एक ह्यूमन नेचर है कि वो अगले की बात सुन के याद रखेगा, अगर वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से बात चलेगी। और मेडिसिन में तो ये सीक्वेंस वाली बात बहुत ही ज्यादा है। यानी वी ऑलवेज टेक हिस्ट्री बिफोर वी एग्जामिन द पेशेंट, वी ऑलवेज डू एग्जामिनेशन बिफोर वी एडवाइस एन इन्वेस्टिगेशन। वी कैन नॉट मेक अ डीडी विदाउट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। हम सिर्फ हिस्ट्री पे डीडी नहीं, हम तीनों चीजों के बाद एक डीडी पे बात करते हैं, और फिर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो रहा होता है। सो द थिंग इज कि जब तक आप इस सीक्वेंस में नहीं चलोगे, पहले आप एग्जामिनेशन कर लो फिर हिस्ट्री लेना शुरू करो, तो दैट विल बी रॉन्ग। पहले आप इन्वेस्टिगेशन करा ही नहीं सकते इससे पहले। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन, इसी तरह हमारे इसमें जब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, तो वी स्टार्ट ऑफ विद द लेसर इंटरवेंशन वाली, या एटलीस्ट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। देन वी गो टू द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब एक दफा पेशेंट का ब्लड लिया जा रहा है, तो उसके सारे ब्लड की बात हो जाए ना, उसके बाद वी गो टू द अल्ट्रासाउंड। और फिर हम फर्दर आगे बात करते हैं। या तो आप कभी कुछ मांग रहे थे, फिर आप HbA1c पे जाते थे, फिर आप अल्ट्रासाउंड पे, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। और वैसे भी अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो यू नॉट मिस एनीथिंग। और बात यह है कि इट्स नॉट ओनली फॉर द एग्जाम, बल्कि असल में जब आप वार्ड में भी काम कर रहे होगे, या आप ओपीडी में बैठे होगे, आपने 50 पेशेंट एक ही दिन में देखना है, या इवन आप जब अपने क्लिनिक में बैठे होगे, तो आपको एग्जैक्टली फिर यू नॉट मिस एनी इन्वेस्टिगेशन। बात वही है ना कि आपने सीक्वेंस के हिसाब से जब चलोगे, तो अब ये नहीं होगा कि अगर क्योंकि आपने पहले अल्ट्रासाउंड मांग लिया और HbA, फिर आप HbA1c भी नहीं भूलोगे। मतलब जी सीक्वेंस को मेंटेन करके बोलने की में यू विल गेट मोर मार्क्स, यू विल नॉट मिस एनीथिंग, और आपका एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, जी मैडम, मैं इन्वेस्टिगेशंस दोबारा से बोलूं? मैं बताती हूँ। किसी ने कहा कि मोलर में पीवी की क्या फाइंडिंग होगी। पीवी की कोई फाइंडिंग नहीं होगी। मोलर हमें पीवी पे नहीं डायग्नोज होगा, एक्सेप्ट कि वो एक्सपेल कर रहा हो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर वो वेसिकल से एक्सपेल नहीं हो रहे तो कुछ भी नहीं होगा। ऑस क्लोज होगा, यूट्रस का साइज बोलना है, एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड, मोबाइल, नॉन टेंडर, फॉर्मेसिस एक्सेट्रा। तो यही होगी फाइंडिंग उसकी। जी रुखसाना बोले। मैडम, in baseline investigations, I need the complete blood count for the hemoglobin, total leukocyte counts, and the platelets. I need the hepatitis B surface antigen and anti-hepatitis C virus antibodies. I need the complete urine examination for pus cells, proteins, and sugar. I need the blood group with the RH factor, and I need the HbA1c. और मैडम वो तो OG BSR, fasting blood sugar level. In specific investigations, I need the transvaginal scan for the uterine sac size, and other cardiac activity is positive or not. And I need the thyroid profile, in which I need TSH level and the free T4. I need the antiphospholipid antibodies, and I need I want to review the histopath report if in previous products of conception done. And then I need the antithrombin 3 level, factor protein C, and the protein S. And I need the parental karyotyping of the couple. And मैडम यही कहनी है, और तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुगर में कंफ्यूज नहीं होना, HbA1c काफी है। ठीक है। जी सो उसके अलावा आप पूछ सकते हो कि अभी क्या ट्रीटमेंट टिकट के बताओ कि अभी किसी ने लोकलिन स्टार्ट की हुई है, क्लेक्सन स्टार्ट किया हुआ है, क्या किया हुआ है। ठीक है। जी
गुड। देन सो जी मैडम, अब आपने मुझे कुछ आप बताएं, फिर मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट पे तो भी हम बात करते हैं। ठीक है, सो ठीक था तकरीबन इन्वेस्टिगेशंस। और बाकी ये है कि मैनेजमेंट, चलो आप बताओ मैनेजमेंट। सो शी इज ग्रैब्ड अ 5+0+4। जब भी मैनेजमेंट की बात होगी पहले आप कहोगे कि आई वांट टू कंप्लीट माय यस इन्वेस्टिगेशंस। मैडम। जी उसने मैडम। जी Madam, first of all, I will complete my missing investigations. I will counsel my couple regarding the diagnosis that she has a pregnancy at the 6 weeks and with the previous miscarriages. I will counsel the couple that this is a high risk pregnancy. Then I will ask. Then I will ask her. I will पहले that. बोलने से पहले, सॉरी, एक मिनट, जी पहले बोलने से पहले आपने अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो पूरी मांग लो एग्जामिनर से। मतलब इफ यू हैव द ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, आपके पास प्रीवियस कोई उसके नोट्स हैं प्रेगनेंसीज के अवेलेबल, या कोई APLS की कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो आप वो तो पूछ लो ना कि एंटीकोएगुलेंट का भी। तो अब उसके मैं आपको बता देती हूँ कि हर एंटीकोएगुलेंट, एंटील्यूपस एंटीकोएगुलेंट वर्कअप वाज नॉट इज नॉट अवेलेबल। थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल इज आल्सो नॉट अवेलेबल। And Baki last pregnancy notes are available. Baby was not anomalous. It was a spontaneous expulsion, painless delivery at 18 weeks. और उसके अलावा बस और क्या चाहिए? बेसलाइन सारे ठीक है, थायराइड भी ठीक है, HbA1c भी ठीक है। Okay, ma'am. Then I want to review her in 18 weeks pregnancy. Any history of the increased blood pressure? नहीं है वैसा कुछ। वो तो हिस्ट्री में आपने Ma'am, पूछ लिया था ना। yes, ma'am. Then I will counsel the couple regarding the diagnosis that this is a high risk pregnancy, and then I will ask her about whether is taking folic acid. She is taking folic acid or not. If not taking, then I will start that. Then I will ask her that I will manage this patient, and if she comes with the frequent visits, I will her done. I will done her the trans. Madam, वो तो हो गया है. Folic acid, and then I will ask her that on the I will start her the aspirin, and if she is not taking, and the low molecular weight heparin, if her cardiac activity is positive, UPT is positive, वो तो positive है मैंने. And then I will start her the low molecular weight heparin according to the body weight and 40 mg, and then in the empirically I will also start the progesterone in the macronized vaginal progesterone. And then I will ask her that if she will come for the frequent visits, I will explain the risk that she she is high risk pregnancy, she may go into the placenta abruption or preeclampsia, or and then she will come on the, and at the 20 weeks I will do the anomaly scan, and then anomaly scan to see the any anomaly. And from the 28 weeks she will come for the 2 weekly visits for the growth scan, it's so that we can predict any IUGR or other baby is growing properly. Then I will then I will continue the aspirin up till the 34 weeks, and the low molecular weight up till the 36 weeks. And then I will review her if she is no contraindications for the spontaneous vaginal delivery. I will wait for the term birth in the presence of the in the tertiary hospital, in the presence of the neonatologist, and to prevent the complications. And I will also explain the risk गुड। and benefit of the चलो spontaneous एक मिनट vaginal. अभी रुक जाओ। यू स्पीक वेरी वेल। आपको अच्छा है, एक तरह से आपने काफी सिस्टमेटिकली अरेंज की हुई है चीजों को। लेकिन बहुत सारी बातें, देखो बात ये है कि इसमें जो जो चीजें कुछ आपने मिस भी की, ठीक है। आई थिंक आई एम ऑल्सो ऑफ द पॉइंट कि उसको एस्पिरिन और बेशक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वाली बात भी, बिकॉज उसकी मोर देन 3 मिसकैरेजेस हो गए जिसके अंदर उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस थे और वो सारा कुछ। तो वो तो सब बिल्कुल ठीक है कि आपने उस तरीके से स्टार्ट किया, बट द थिंग इज के बीच में ऑब्वियसली आपने उसके सर्वाइकल सर्कलाज की बात नहीं की, बिकॉज 18 वीक्स मिसकैरेज उसका है, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर। तो वो बात करनी, नकल थिकनेस की आई डोंट नो बात की थी या नहीं की थी, आई एम श्योर की होगी।
और इसके अंदर वही फ्रीक्वेंट विजिट्स उसके मतलब वही जब जब विजिट करेगी उसमें आपने क्या क्या करना है। और आई थिंक यू वेंट अदर देन दैट उसका आप अच्छा गए सर्वाइकल सर्कलाज मिस नहीं कर सकते हो। और बाकी तो जो शुरू में आपने काउंसलिंग की उसके अंदर आप स्पेशली ये जरूर बोलोगे कि हमारे पास वर्कअप अवेलेबल नहीं है लाइक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी का और थ्रोम्बोफिलिया का, क्योंकि कई दफा इवन लोप्रिन और क्लेक्सिन की डोज भी कम होती है, स्पेशली अगर थ्रोम्बोफिलिया का पॉजिटिव आ जाए कोई रिपोर्ट और वो थ्रोम्बोफिलिया की पेशेंट हो तो उसके अंदर तो फिर कई दफा डबल आपको थेराप्यूटिक डोज ऑफ क्लेक्सिन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी होती है। तो ये आपने एक मार्जिन जरूर रखना है कि आपने बताना है कि बिकॉज वी डोंट हैव दोज रिपोर्ट्स एज येट। तो इस वजह से मैंने इसको वंस डेली में स्टार्ट कराई है, लेकिन फिर भी आप उसका वो कर सकते हो कि थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल, लेकिन वो तो चलो ठीक है अगर होगा अवेलेबल तो फिर आप डबल स्टार्ट कर दोगे। सो इस तरीके से हम चलेंगे। और बाकी तो आई थिंक इट वाज ऑल राइट। किसी ने कुछ ऐड करना है? मैम जैसे ये प्रेग्नेंट है, हमारे पास एपीएलएस का वर्कअप नहीं है, तो मैडम हम इनका प्रेगनेंसी में भी तो एपीएलएस का वर्कअप करा सकते हैं ना? ना, प्रेगनेंसी में नहीं कराते। प्रेगनेंसी में रिपोर्ट ठीक नहीं आती, वो 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी होगी। सही से आपने मैडम मैडम कुछ प्रोफाइलेक्टिकली, इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कर दें आप मेरी। मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ इसके अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से हम इसको एपीएलएस लेके चलेंगे, क्योंकि एक तो होता है ना इन्वेस्टिगेशंस वाला डायग्नोसिस और एक क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है टू डायग्नोज एपीएलएस। तो ये क्लिनिकल के बेस पे डायग्नोज होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 3 मंथ्स आफ्टर प्रोसीजर आफ्टर प्रेगनेंसी होगा। अच्छा, उसके अलावा भी किसी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपीट कर दें। इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन सारी आ जाएंगी जिसमें ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, सीबीसी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एनटीएचसीवी, एनटीएचआईवी, यूरिन कंप्लीट, HbA1c और थायराइड प्रोफाइल, फ्री T3 T4 TSH, और फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर आई वुड लाइक टू नो एग्जैक्टली अबाउट द शेप ऑफ द यूट्रस एंड एनी कंजेनिटल एनोमली प्रेजेंट, presence of intrauterine gestational sac, shape of sac, gestational age, single और multiple pregnancy, और उसके अलावा size of the sac, fetal pole present or not, any fetal cardiac activity seen or not, or any adnexal pathology present. उसके बाद I would like to know if any workup was done for the antiphospholipid antibody syndrome, which includes anti-lupus anticoagulant and lupus anticoagulant or antiphospholipid antibodies, or thrombophilia profile that will particularly include protein C level, protein S, antithrombin 3 factor 5 leading. ठीक है? आई होप आई हैव जी नॉट मैम। मिस्ड एनी। अगर मिस की है तो बता दें। मैडम सारी कहीं आप। ठीक हो गया? तो इस जी तरीके से बेटर इन दिस सीक्वेंस ऑल्सो। एक आधी बात मैंने जरूर मिस की है, फिर मैं ये जरूर बोलूंगी कि इफ एनी प्रीवियसली कैरियोटाइपिंग ऑफ द कपल वाज डन और नॉट, और एनी रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी आफ्टर डीएनसी। कई दफा डीएनसी के बाद कमेंट किया होता है कि कंजेनिटल एनोमली ऑफ यूट्रस थी या नहीं थी, एंड नोट्स ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी व्हिच एंडेड अप एट 18 वीक्स। तो वो आई वुड लाइक टू नो, एंड आल्सो आई वुड लाइक टू सी द ट्रीटमेंट टिकट, दैट व्हाट ट्रीटमेंट शी इज टेकिंग राइट नाउ। जी मैम मैम। जैसे ठीक है? स्टेज पे मैडम वर्कअप मुझे इस नहीं है पेशेंट का ये बताएं मैडम कि जैसे ये पेशेंट है ग्रेविडा 5 पैरा 0+4, मतलब मैडम इसकी प्रीशियस हम्म। प्रेगनेंसी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपने डायरेक्ट उसे प्रीशियस में सिजेरियन का ऑप्शन देना है, लेकिन मैडम हम क्यों सिजेरियन का उसे ऑप्शन देंगे? हम तो उसे वजाइनल की तरफ ही लेके जाएंगे अनटिल के कोई देखो, कंट्राइंडिकेशन है। बात यह है कि दोनों बातें गलत नहीं है, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर आप जो कि देखो, एग्जाम में वी हैव टू बी ओवर सेफ। अब अगर लेकिन बहुत पेरिफरी है या इवन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट वाले हैं उसमें भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि आप एक सिजेरियन कर दो तो उसके बाद अगली दफा वो दाइस के पास जाके रप्चर हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी हम जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह नॉर्मली हो जाए, विद ऑफ कोर्स कीपिंग बेबी सेफ, बट फिर भी कोशिश हो रही होती है कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर ये नॉर्मल ना हुआ तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये फिर हमारे पास शायद ना आए और दाई के पास जाए प्रीवियस वन स्कार के बाद, और वहां जाके रप्चर हो जाएगी और फिर इसकी लाइफ का प्रॉब्लम होगा।
इसलिए हम इतने एग्रेसिवली नॉर्मल डिलीवरी के पीछे पड़े होते हैं इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज इन द टर्शरी जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स है। लेकिन द थिंग इज के पेशेंट एग्जाम में भी सेफ बहुत ज्यादा रहना होता है हमने। और वेरी फ्रैंकली हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी वी कैन नॉट गिव एनी रिस्क टू द बेबी और मदर एट ऑल। तो इफ शी इज ग्रेविड 5 para 4 फॉर एग्जाम्पल para 0+4 एंड शी इज मैरिड फॉर 8 years और 10 years, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं बिल्कुल ट्रायल नहीं लेना चाह रही बिकॉज ड्यूरिंग लेबर अगर उसकी फीटल हार्ट इधर उधर हुए एंड आई डोंट हैव थिएटर अवेलेबिलिटी ऑफ थिएटर एट दैट टाइम या शिफ्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता, आई कैन ऑलवेज गिव एन ऑप्शन टू द पेशेंट बिकॉज शी इज मैरिड फॉर 8 years। इसी तरह अगर कोई आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है तो हम उसे ऑफर कर देते होते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। और फिर सेकंड ऑप्शन में कि बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, शी वांट्स टू टेक अ ट्रायल, तो विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वी कैन गिव अ ट्रायल आल्सो। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो। सेकेंड दूसरी तरफ अगर आप इसको पहले नॉर्मल डिलीवरी ऑफर करना चाह रहे हो तो वही सारी बातें हैं कि फिर बिकॉज स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, थिएटर अवेलेबल है, एवरीवन इज अवेलेबल ऑन फ्लोर, और फिर मैं इस वजह से इसका करते हुए पहले नॉर्मल डिलीवरी तो बट हाउ एवर इफ शी इंसिस्ट के बिकॉज इट्स सच अ प्रेशियस प्रेगनेंसी, तो इस वजह से बिल्कुल ट्रायल नहीं लेना चाह रही तो फिर मैं सिजेरियन का ऑप्शन भी दे सकती हूँ। समरा ने क्या कहना? मैम इस जी पेशेंट को हम पोस्टमार्टम क्लेक्सिन पे डालेंगे क्योंकि बिकॉज एक वो जैसे गाइडलाइंस में है कि जिसको हम प्रेगनेंसी में क्लेक्सिन देते हैं हम उसको बाद में भी कंटिन्यू करते हैं। गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि हर एक को देते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि जिसको आप रिकरेंट मिसकैरेज के लिए दे रहे हो आप जो नहीं प्रूव हुआ हुआ कि थ्रोम्बोफिलिया का केस है या क्या है, तो उसको फिर आपने पोस्टमार्टम में जरूरत नहीं है। और इस पे मतलब अगर कई दफा ये भी होता है कि उसके लैब टेस्ट नेगेटिव आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोफिलिया सारा नेगेटिव है बट इवन देन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इंडिकेटेड है, तो फिर आप उसका वो दे दोगे। लेकिन पोस्टमार्टम में उसकी बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइन है थ्रोम्बोफिलिया की, और उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक है कि कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई इमोबिलाइजेशन हो, कोई सर्जरी हुई हो विद प्रेगनेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके अंदर आपने किस तरह आगे लेके जाना है, या कोई प्रूवन थ्रोम्बोफिलिया का या इस तरह का केस है तो आप आगे लेके जाओगे केस। मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम अगर कोई पेशेंट हमारे पास आती है एंड शी इज नॉट प्रेग्नेंट और वो वर्कअप के लिए आई रिकरेंट मिसकैरेज है और हमने ना एंडोक्राइन प्रॉब्लम रूल आउट करने के लिए हिस्ट्री ली है और हमें हिस्ट्री भी नहीं लग रहा कि पीसीओएस है या इसको थायराइड का प्रॉब्लम है या प्रोलेक्टिन का प्रॉब्लम है, तो फिर भी हमें सारी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। थायराइड कराओगे, थायराइड कराओगे, थायराइड रिकरेंट मिसकैरेज में है इंडिकेटेड। ठीक है मैम। HbA1c भी कराएंगे और थायराइड भी कराएंगे, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो, उसके अलावा नहीं कराएंगे। मैडम थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग जो है उसकी मतलब क्या इंडिकेशन है, मतलब पेशेंट कैसे बताएगी कि हम थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग करवाएं? रिकरेंट मिसकैरेजेस हमारे केस में तो रिकरेंट मिसकैरेजेस ही हैं, वरना तो और बाकी तो मेडिसिन वालों की कोई इंडिकेशंस होती होंगी। हमारे पास रिकरेंट मिसकैरेज ही काफी इंडिकेशन है कि थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग करा लें। वो इसलिए कराना है क्योंकि उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट फैक्टर 5 लेटेंट पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके बाद आप फैक्टर 5 लेटेंट पॉजिटिव में भी उसका आप फर्दर टेस्टिंग कराते हो जेनेटिकली कि वेदर शी इज रिसेसिव और डोमिनेंट, यानी कि उसकी दोनों जीन्स उसकी फैक्टर 5 लेटेंट पॉजिटिव है या उसकी एक है, क्योंकि उसकी भी ट्रीटमेंट फर्क है प्रेगनेंसी में। अगर उसकी दोनों पॉजिटिव है तो फिर उसकी डबल डोज ऑफ क्लेक्सिन जाता है। अगर वो रिसेसिव के उसमें आता है तो फिर वो यानी वो सिर्फ कैरियर है तो फिर उसका सिंगल क्लेक्सिन से भी काम चल जाएगा। बट देन यू विल नो एग्जैक्टली कि इसकी कॉज क्या थी रिकरेंट मिसकैरेजेस की, ठीक है ना। अच्छा मैडम, एपीएलएस एंटीबॉडी का 6 वीक्स लिखा हुआ है कि 6 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी करवानी होती है आपने 6 एंटीबॉडी। वीक्स, हाँ 6 वीक्स कराना है, लेकिन मैंने कहीं पे 3 months भी पढ़ा है, वैसे देख लेना। अच्छा ठीक है। मैम 6 इस वीक्स इज पेशेंट मोर ऑथेंटिक। जी मैम मैम इस पेशेंट का प्रीवियस 18 वीक्स पे पेनलेस डिलीवरी हुई है, तो इस पे प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज लगा सकते हैं या? डेफिनेटली लगेगा, मैं बता चुकी हूँ। हम्म, लगा सकते नहीं है, लगाना जरूरी है, लगाना है इसमें हाँ। इंडिकेटेड है, यू कैन नॉट मिस इट, ठीक है। सही है मैम, थैंक यू। जी डॉक्टर मैम शकीला ने क्या विदाउट क्वेश्चन करना? अगर उसकी सर्वाइकल लेंथ 25 मैम mm उसका से कोई ज्यादा भी काज ना हो। बेशक हो, इसमें इंडिकेटेड है प्रीवियस सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस हो चुका है विच वाज स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्शन। एक तो होता है आईयूडी के बाद इंड्यूस करके एक्सपेल कराना, ये पेनलेस एक्सपेल्शन पेनलेस डायलिटेशन के साथ प्रेजेंट की 18 वीक्स पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में,
इसमें इंडिकेटेड है, इसमें आप वेट नहीं करोगे कि सर्वाइकल लेंथ कम हो तो मैं लगाऊं, इसमें मैम इसमें हिस्ट्री अगर प्रोफाइलेक्टिक पॉजिटिव होगी सर्कलाज तो लगाना है। उसमें अगर वो हाँ प्रॉपर जी, मतलब पेनलेस की हिस्ट्री, मैम इसमें प्रॉपर पेनलेस की हिस्ट्री देगी तो हम फिर लगाएंगे, जैसे कि वो प्रॉपर हिस्ट्री दे रही है, प्रॉम की हिस्ट्री दे रही है जाहिर है और यही तो साथ में बोल रही हूँ। पेनलेस की। जी जी मैम। जी, मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि गुड, मैम बिल्कुल। पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थायराइड प्रॉब्लम जैसे आ रही है, हाइपोथायराइड, उस पे हम TSH4 आ रहा है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड आ रहा है, उस पे फिर हम ट्रीटमेंट देंगे और फिर कितनी ट्रीटमेंट देंगे थायरॉक्सिन की? इसके अंदर तो आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करोगे, वैसे थोड़ा बहुत TSH ऊपर नीचे हो तो वो ट्रीटमेंट देते भी नहीं है, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ कॉज फॉर रिकरेंट मिसकैरेज, बिकॉज थायराइड इज ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन, और प्रेगनेंसी में वैसे ही थायराइड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसमें सिर्फ TSH का फर्क आ रहा हो तो दे डोंट इवन गिव एनी ट्रीटमेंट। सो इसको फिर आप सिर्फ इसको सोल कॉज नहीं बना लोगे, फिर डेफिनेटली शी नीड्स गाइडलाइन में एंटीकोएगुलेंट्स जैसे एंड ऑल। लिखा है TSH4 होगा तो फिर हमने देनी है ट्रीटमेंट, वो फिर प्री कंसेप्शन ट्रीटमेंट पीरियड है, प्री तो कंसेप्शन पीरियड। प्री कंसेप्शन में भी, और ऑब्वियसली बिकॉज शी इज अ केस ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज, तो इसमें आप थोड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी करोगे, तो यू ट्राई टू कीप इट इन अ नॉर्मल रेंज, बट फिर ओके इसके मैम, साथ भी आपका एंटीकोएगुलेंट जाएगा। थैंक यू मैम। टीपीओ एंटीबॉडी भी तो रिकरेंट वेलकम। मिसकैरेजेस में करवानी है ना, जिस तरह अच्छा, थायराइड अगर प्रोफाइल पेशेंट करवाते हैं। क्या, हाँ बिल्कुल कराना है, जी टीपीओ कराना है। अच्छा, एंटीबॉडीज एक भी और बड़ी करानी है ना इंपॉर्टेंट मैम? बात, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो, हाँ वो कराने हैं TPO एंटीबॉडीज इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेशेंट 18 वीक्स में प्रीवियस एक्सपल्शन थी, आपने इस दफा इसको लगाया सर्कलाज, और फिर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस हो गया इवन आफ्टर प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज, तो फिर अब नेक्स्ट के लिए क्या एडवाइस होगी? मैम एब्डोमिनल से क्लॉज लगाएंगे ना फिर? गुड। तो फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले एब्डोमिनल सर्कलाज की एडवाइस करोगे, और अगर वो नेक्स्ट में प्रेग्नेंट होके आ जाती है तो इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एब्डोमिनल सर्कलाज लग जाता है। ठीक है, तो गुड। सो ठीक है, आई थिंक ठीक है, वी वर ओके। हम इसको इसके अंदर बस आगे यही बात होती है कि आप कहाँ तक लेके जाओगे, तो यस एटलीस्ट 39 वीक्स तक तो लेके जाएंगे अगर कोई और रिस्क फैक्टर ऐड अप नहीं हुआ। और इसके अंदर अगर आपने लोब्रीन और क्लेक्सन बंद करना है तो बिकॉज यू आर नॉट गिविंग हर फॉर थ्रोम्बोफिलिया, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा आप अर्ली भी बंद कर सकते हो, यानी कि मे बी आफ्टर 34 वीक्स और 36 वीक्स पे भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बिल्कुल एंड पे जाके करना है तो लोप्रिन एटलीस्ट 1 वीक पहले आपने बंद करना होता है, और क्लेक्सन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर योर इंडक्शन और एनीथिंग बंद करना होता है। और अगर थ्रोम्बोफिलिया का केस है तो उसके अंदर तो फिर आपने, उसके अंदर तो टाइमिंग्स अलग है, वो हम फिर अलग उसमें कर लेंगे। ठीक है, सो गुड। अब नेक्स्ट केस पे जल्दी जल्दी क्विकली कर लेते हैं, डॉक्टर साहिबा यूनुस का था। ठीक जी है मैम। जी, थैंक यू मैम। किसी ने कोई काम क्वेश्चंस करना तो आप लिख लो, मैं इन पे देख लेंगे। तो जी, डॉक्टर शकीला ने क्या क्वेश्चन करना है, क्विकली बता दो। मैम मैंने पहले से देर से, मैम TPO अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे उसमें भी? TPO अगर पॉजिटिव है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, उसमें लाइक टर्मिनेशन इज नॉट, जरूरत नहीं है उसमें, प्रेगनेंसी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद TPO पॉजिटिव। हाँ, उसके अंदर काउंसलिंग आप जरूर करते हो कि एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, ये तो थायराइड वाली वाली बात हो गई ना। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। अच्छा गुड। सो डॉक्टर साहिबा यूनुस के पास कोई है केस फॉर मोलर? मैम जी मैम। जी मैम बताओ। बताएं। हाँ, Patient 35-year female, primary gavda, present at 16 week of gestation, presented with PV bleeding for 3 days. On examination, her BP is 140/90, and on per abdomen examination, her fundal height is 20 weeks. Now, गुड। instruction for the candidate: take detailed history, examination, and this ma'am जो बाकी होता है, investigation, and explain the management to the patient. चलो करो फिर, मैम इसको as a structured discussion. स्ट्रक्चर्ड ही कर लो वरना दूसरे में टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। जी, Assalamualaikum. I'm Dr. Saiba, one of the exam candidate. I have read the scenario. I'm ready for structured discussion. After taking biodata from the patient and confirming the details given to me, I will inquire about the especially age of the patient, and I will inquire about her pregnancy. Either she has for married for how long, either she conceived spontaneously or on treatment, and then when either she took any folic acid, her history of hyperemesis in this pregnancy, his duration of bleeding.
Either she has any booking scan done or not. Then I will inquire about duration of bleeding, number of episodes, amount of bleeding, color of bleeding, fresh or dark, and abdominal pain either associated with or not. Either it was a fresh bleed or dark bleed, any passage of any vesicles. Then I will inquire about precipitating factors, coitus, uh, abdominal trauma, any weightlifting. Then I will inquire about the any other risk factors for high blood pressure, history of abdominal trauma, and then I will inquire about symptoms, further symptoms, uh, history of seizures, paralysis, syncope. History of मैंने right म्यूट upper किया था quadrant सबको, वो डिस्टरबेंस थी जी। जी जी मैम। प्लीज कंटिन्यू कर। History of right upper quadrant pain, bilateral flank pain, any hematuria, hematochezia, and any history of signs, symptoms of hyperthyroidism, heat intolerance, palpitation, insomnia. Then I will move towards the general physical examination after taking vitals. Then I will look for the anemia in this patient and for thyroid. For eye signs, hand tremors, then I'll move towards the abdominal examination. I will look for the symptoms frontal height, any abdominal tenderness, any abdominal distension. Then I will inspect the pad for the amount of blood, passage of vesicles, and on first speculum examination, I will look for any amount of bleeding, presence of vesicles, culture, cervical dilatation, and or any local cause related to bleeding, vaginitis, cervicitis, or any other suspicious vaginal mass. Then I will move towards after baseline investigation, uh, including blood group, RH factor, full blood count, सॉरी, random blood एक shape. मिनट, एक मिनट साहिबा, एक मिनट, यू वर वेरी गुड। मैं यहीं तक पहले बात करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो तैयारी आपकी अच्छी है, थ्योरी अच्छी है, आपकी हिस्ट्री से पता चल रहा है और सब चीजों से, लेकिन एक बड़ी गलती ये है कि आपकी ना स्पीड बहुत तेज है और बहुत मोनोटोनस है। मैंने जैसे आपसे कहा कि जब एग्जाम हो रहा है तो जो एग्जामिनर है वो इंसान है, वो कोई आपके कोई सुपर ह्यूमन या वो कोई वो नहीं है, मशीन नहीं है जो सुन रहे हैं। और वो आपसे पहले इतने लोगों का उसी दिन वाइवा ले चुके हैं, अब मेरे ख्याल है एक सर्किट में अगर 13 स्टेशन है तो वो आपसे पहले अगर 13 लोगों का सुन चुके हैं तो वो अब आपकी बारी तक सो चुके हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल। तो आपकी जिस जब व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द केस, अब आपने जो जो बोला, चलो मैं तो सुन रही थी, मैं इवन कुछ चीजें लिख भी लेती हूँ क्योंकि ये चीज मिस हुई, ये अच्छा बोला, ये बुरा, ताकि मैं बाद में फीडबैक दूँ। बट वहां पे जब जब एक इंसान 13 लोगों का सुबह से सुन रहा है और उसकी अपनी जिंदगी में भी बड़ा कुछ है, और उसके बाद वो मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी हर बात वो सुने और उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिल जाए। तो इतनी अच्छी बातें जब आप बोलो और उसके मार्क्स ही ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। आप स्पीड पे और इस टोन में नहीं बोल सकते एग्जाम में, आपको अपनी आवाज को अप एंड डाउन भी करना है। उससे पता जी चले मैम। एग्जामिनर को कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। आपको पता है कि हाइपरेमिसिस की हिस्ट्री में मतलब आप उसकी डीडी लेके जा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज शी इज अ केस ऑफ प्रेगनेंसी एट 20 वीक्स विद पीआईएच, राइट? मुझे जी मतलब मैम। इनिशियली टू बिगिन विद सिनेरियो से तो ये लगता है, बट नाउ यू हैव मेड अ सर्टेन डीडी विच इज अ वेरी सीरियस डीडी विच इज मोलर एट 20 वीक्स। तो अब आपकी आवाज में जहां जहां आप मोलर को रूल आउट कर रहे हो, थोड़ा सा तो ठहराव आए, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे आए कि आपने हाइपरेमिसिस का जिक्र क्यों किया ज्यादा इन पर्टिकुलर। आपने हाँ। अब भला प्रेगनेंसी में हम राइट साइड की, लिवर की साइड की पेन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मतलब। बट द थिंग इज कि आपके कुछ अप्स एंड डाउन्स आवाज में हो, थोड़ी स्पीड कंपैरेटिवली सो। अब देखो जिस तरह इस वक्त मैं बोल रही हूँ, अगर मैं बिल्कुल एक मोनोटनी के साथ बोलना शुरू कर दूं, या बिल्कुल हल्की आवाज में बोलना शुरू कर दूं, तो वो तो चीज जो है वो अब इतने सारे जो आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, अब मुझे होता है कि मैं इस तरीके से बोलूं कि आप लोगों को किसी तरह जहन में रह जाए, यहाँ तक एग्जाम में जाके भी याद आ जाए। और स्पीड मेरी मुझे पता है थोड़ी सी तेज होती है, बिकॉज वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 1 आवर। बट अगेन ये चीजें रिकॉर्डिंग में होती हैं, लेकिन बोलती मैं इस तरह क्लैरिटी से हूँ कि रिकॉर्डिंग में भी बार बार भी सुनो तो आपको वो याद हो जाए एटलीस्ट। तो आपने इसी तरह बहुत स्लो और क्लैरिटी से एग्जाम में बोलना है, ताकि एग्जामिनर को याद भी रहे कि आपने क्या क्या बोल चुके हो आप, ठीक है? तो जी ये भी मैम। एक आर्ट है कि हाउ आर यू गोइंग टू, ये यही तो सारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहां पे काउंट हो रहे होते हैं ना। इट्स नॉट जी ओनली मैम। योर टेक्निकल स्किल्स और योर नॉलेज, आपका एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये सब वहां पर टेस्ट हो रहा होता है।
तो इसके हर चीज का अपना वेट, जितना आपकी नॉलेज का वेटेज है ना टॉक्स में, थ्योरी में शायद नॉलेज का ज्यादा है, लेकिन आपके टॉक्स के अंदर जितना नॉलेज का वेटेज है उससे कहीं ज्यादा आपके एटीट्यूड का वेटेज है, और उससे कहीं ज्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के मार्क्स है। तो इन सारी चीजों को आपने इक्वल टाइम देना है। अच्छा, दूसरा ठीक ये है। कि आपका हिस्ट्री वॉज गुड। I think you did not miss anything much. I don't remember if you mentioned about thyroid problems, क्योंकि इसके अंदर हाइपरथायरॉइड के सिम्टम्स भी होते हैं, इसके अंदर हाइपरमेसिस भी होते हैं, इसके अंदर प्री इक्लेम्पिया के सिम्टम्स भी होते हैं। तो इफ यू मिस्ड एनीथिंग तो उस चीज को ऐड करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि यू डिड, अगर पेशेंट कोई ब्लीडिंग के साथ वहां बैठा हुआ है, बेशक इस वक्त एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और वो कह रही है कि मुझे 3 दिनों से ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, डू नॉट डू स्पेकुलम और पीवी इन एग्जाम। उस पेशेंट में नहीं करनी। अगर वो कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ हाई बिगर फंडल हाइट के साथ बैठी हुई है, बट शी सेइंग कि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल हाइपरमेसिस के साथ आई थी, या मैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ आई थी, तो फिर आप चलो उसकी देख लो। लेकिन प्रेगनेंसी में 20 वीक्स पे पीवी करने की जरूरत नहीं है। पीएस मैंने आपको यही कहा कि पेशेंट हु इज देयर विद प्रेगनेंसी बियॉन्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब तक के आपको एब्सोल्युटली ना हो कि इसकी पीवी की जरूरत है तो पीवी करें, वरना वरना प्रेग्नेंट पेशेंट की पीवी सिर्फ तब करनी है जब उसे पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, राइट। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। और अगर एक पेशेंट अपने मुंह से कह रही है कि उसको 3 डेज से ब्लीडिंग है विद प्रेगनेंसी, तो फिर तो बिल्कुल नहीं पीवी करनी, चाहे वो ठीक है। वार्ड का पेशेंट हो, चाहे वो क्लिनिक का हो या वो। क्योंकि अगर उसका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आप छेड़ दोगे, अगर एब्रप्शन है तो छेड़ाछाड़ी हो जाएगी, अगर मोलर है तो फिर तो और भी बुरा है। और अगर इनकम्प्लीट मिसकैरेज है तो भी नहीं ठीक, बिकॉज वो पहले इतना हैवी ब्लीड करी है विदाउट आईवी लाइन एनीथिंग, आप उसे और मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो आपने इस ठीक है। वजह से तो पीएस और पीवी की तो इसमें जरूरत ही नहीं थी। हाँ, आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स में बहुत सारी चीजों की इतनी स्ट्रॉन्ग जरूरत थी कि आपको पता हो उस चीज को बार बार एम्फेसाइज करना। जैसे मैंने आपको ये 3 बातें कही कि मोलर के साथ ये तीनों चीजें एसोसिएटेड है, हाइपरएमेसिस, हाइपरथायराइड, प्री इक्लेम्पिया। इसके बगैर बात नहीं हो सकती हिस्ट्री में। उसके अलावा आप ये से बार बार पूछो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन हुआ था कि नहीं हुआ था, उसमें कोई उसको वेसिकल्स या ग्रेप लाइक प्रेगनेंसी के बारे में बात हुई थी या नहीं हुई थी, और वो सारी चीजें। एंड देन शी इज प्राइमरी ग्रेविड, ओके। अदरवाइज तो रिकरेंट मोलर बड़ी कॉमन है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ठीक है मैम। गुड। तो ये आपने, और बिकॉज शी इज एक्चुअली केस एट 20 वीक्स विद हायर फंडल हाइट, तो हायर फंडल हाइट के अंदर तो ट्विंस भी रूल आउट करने होते हैं, उसके अंदर तो जी मैम। फाइब्रॉइड को भी रूल आउट करना होता है, उसके अंदर एनोमलस बेबी को भी रूल आउट करना होता है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस स्टेज पे आ जाना थोड़ा सा रेयर है, बट अगेन उसको भी थोड़ा सा रूल आउट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है मैम। Good. तो हिस्ट्री आपकी इतनी शॉर्ट ही होगी, हिस्ट्री आपकी लंबी होगी इसके अंदर, क्योंकि पेशेंट अपने मुंह से मोलर नहीं कह रही, और कह भी रही है तो बिगर फंडल हाइट है, तो आपने अपना हर चीज रूल आउट करी है। अब इन्वेस्टिगेशंस पूछें। मैम आई नीड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस। बस आपने पूछते रहना, मैंने बतानी कोई भी नहीं है, इन पे बात मैम करेंगे। ठीक है मैम। After baseline investigation, I want complete blood count with hemoglobin and at हीमोग्लोबिन least 11 है इसका। okay ma'am blood and बी RH factor. पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। Blood sugar and blood sugar 92। and virology have been नेगेटिव। generic. नेगेटिव। Ma'am, then I want ultrasound, booking scan. वो विल डिस्कस। Ma'am, anomaly scan, नहीं, fresh obstetrical scan. हाँ, वो मांग तो लिया, दैट विल डिस्कस। मैम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस मेरी बनेगी तो फर्दर तो उसके बाद ही मैं कुछ और थायराइड मांगो ना, ठीक है मैम। मैम क्योंकि आई हाइपरएमेसिस की हिस्ट्री है पेशेंट में। ठीक है मैम। देन आई नीड मैम फ्री T4 एंड TSH। फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH, ठीक है। हाइपरथायराइड वाला ही है ये। ठीक है मैम। मैम अब स्कैन की रिपोर्ट के बाद ही मैं कुछ और कमेंट कर पाऊंगी बिल्कुल कि ठीक है।
अगर वो हाइपरेमेसिस की पेशेंट है और एक्टिव हाइपरेमेसिस है तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी मांगोगे, ठीक है ना। साथ साथ आपने ठीक बाकी है चीजें भी ट्रीट करनी है। यूरिन कंप्लीट, आई थिंक आपका बेसलाइन में वायरल मार्कर्स तो थे लेकिन यूरिन कंप्लीट नहीं था। हाइपरेमेसिस के पेशेंट में तो यूटीआई बड़ा रहता है, तो आपने वो भी जरूर पूछना है। साथ साथ हर चीज को रूल आउट करना है। बाद में आपने कहना है कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे पार्शियल मोल है। ओके मैम। मैम देन I need serum beta HCG levels. ठीक है, चलो वो भी बता, वो हाई है, वो तो लैक्स में है। Ma'am, then I need chest X-ray and other blood tests, नॉर्मल, electron RFTs. वो सब Normal. नॉर्मल है। Ma'am, then I will proceed towards management. I will करें। provide support. I will explain diagnosis to the patient and family. I will manage my patient by involving multidisciplinary team. I will explain the management of suction and evacuation and with its pros and cons, and I will prepare the patient for that. So how will you do that? Ma'am, I will first of all, I will explain the procedure to the patient and explain the risk associated with it, both intraoperative and post-operative complication. Then after patient consent, I will admit my patient. I will correct her anemia, anemic to nahi hai. I will correct any comorbids if present. For example, as her thyroid levels are deranged. Then I will मैम मैं ठीक बोल रही? ठीक बोल रहा। ठीक है मैम। Ma'am, after admitting the patient, I will arrange blood, keep the hematology department on board. I will get my patient anesthesia fitness by senior anesthetist. Then on the day before surgery, I will keep my patient nil by mouth from midnight. On the day of surgery, ma'am ये details बतानी है ना हमने? On the day of surgery, I will shift my patient to the operation theatre after changing her OT dress. In operation theatre, I will reconfirm my physical findings. I will follow the WHO safety checklist. She will be reassessed by senior anesthetist. Anesthesia will be given by the senior anesthetist, and first dose of prophylactic antibiotic will be given before starting instrumentation. After clean drape and in lithotomy position, scrubbing my patient, I will do the bimanual examination, will assess the uterine size. I will not pass the uterine sound and will dilate the cervix with the Hagar dilator and attach the suction cannula. During procedure, I will not give the patient oxytocin. अच्छा जी, 20 वीक्स की आप जो है पार्शियल मोल को थिएटर में ले गए डायरेक्टली? मैम बल्कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आई डोंट नो कंफ्यूज क्यों इतने हो रहे हो। बात ये है कि शायद मे बी बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉमन केस, इट्स अ वेरी वेरी रेयर केस एंड देन रीचिंग टिल 20 वीक्स विद अ पार्शियल मोल। पार्शियल मोल का मतलब ये है कि फीटस इज इनसाइड, राइट? और उसके साथ ग्रेप लाइक वेसिकल्स है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, एंड शी इज एट 20 वीक्स, यू कैन नॉट डू सक्शन इवैक्यूएशन व्हेन अ फीटस इज इनसाइड, राइट? बेशक वो पार्शियल मोल भी हो। दूसरी चीज ये कि टू बिगिन विद, तो इसलिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। बट अच्छा, सो टू बिगिन विद सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट। ठीक है, बोर्ड अपनी तरफ, आई डोंट नो व्हाट बोर्ड यू वर टॉकिंग अबाउट। व्हेन यू से बोर्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी, तो बताओ कौन कौन से। अभी से ऑन्कोलॉजिस्ट को तो नहीं हमने इन्वॉल्व कर लेना है, अभी तो इससे तो सीए नहीं आया ना। अभी तो आप, मेन काम ही गायनोकोलॉजिस्ट ने बैठ के पेशेंट को बताना है उसको। तो जैसे हम लोगों के लिए इट इज वेरी अनकॉमन, दुनिया को तो पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई प्रेगनेंसी है जो मेलिग्नेंट भी हो सकती है, राइट? सो पहले तो आपने उस यंग पेशेंट को बिठा के यही बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी शी इज हैविंग। इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल मिसकैरेज, it's another type of pregnancy which can be malignant also. We need to get the biopsy report done properly later on, and she will need, how important, यहाँ पर सबसे important बात यह है कि she has to understand how important the follow up visits are। क्योंकि अगर वो अभी वैक्यूएशन करा के चली जाती है, आपसे मुलाकात नहीं देखी, उसे पता ही नहीं है कि उसे फॉलोअप्स करने हैं नहीं क्या करने हैं। सो दिस इज नॉट अ यूजुअल प्रेगनेंसी। आपकी काउंसलिंग का, आपका जब, देखो जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो ना पेशेंट की, आफ्टर यू हैव ऑल द इन्वेस्टिगेशंस,
आपकी मैनेजमेंट का जो पहला सेंटेंस है ना एग्जाम में, आई थिंक दैट वो आपका फ्यूचर जो है ना दिखा रहा होता है एग्जामिनर को कि आपको इस पेशेंट की इस मसले को लेकर प्रेजेंटली इसकी इंटेंसिटी या इसकी प्रॉब्लम की मसले की इंटेंसिटी और लेटर ऑन इसको किस तरह लेके जाना है आपको कैसे पता है, बिकॉज दैट इज द मोमेंट व्हेन यू आर काउंसलिंग योर पेशेंट, दैट इज द मोमेंट जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। उसमें आपका पेशेंट को पता हो बिफोर स्टार्टिंग द मैनेजमेंट के किस किस्म के हाई रिस्क इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। नंबर 2 ये कि आपका जो है ये पेशेंट को फॉलो अप क्या चाहिए। सो टू बिगिन विद यू विल एक्सप्लेन टू हर द नेचर ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट, द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन एंड हाउ इम्पोर्टेंट लेटर ऑन फॉलो अप विल बी। फॉलो बताने की भी जरूरत नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इट विल बी, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इट्स नॉट यूजुअल प्रेगनेंसी, क्या प्रेपरेशन करनी होगी, यू विल डेफिनेटली एडमिट हर बिकॉज दिस हैज टू बी टर्मिनेटेड। इफ यू डोंट टर्मिनेट इट, it can end up in even worse consequences. अव्वल तो 20 वीक्स तक ही आना गलत था, बट चलो अब 20 वीक्स पे भी आ गया तो इट्स अ मैसिव थिंग दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट। तो आपने उसे एडमिट तो करना है। यू विल एक्सप्लेन टू हर दैट बेबी इज इनसाइड। आप उसकी पहले एक्सपल्शन कराओगे, उसके बाद सक्शन इवैक्यूएशन होगी, बट एट द टाइम ऑफ एक्सपल्शन भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। कितने ब्लड आपने अपने पास अरेंज रखने हैं ब्लीड करा के, और डोनर स्टैंड बाय रखना है, बिकॉज मोलर के अंदर अगर नलका खुल जाए ब्लीडिंग का तो वो प्लेसेंटा प्रीविया जैसा है, क्रीटा जैसा बिहेव करता है। इट कैन बी वेरी वेरी बैड। तो आपने वो सारा कुछ करना है। उसके बाद आपने उसके हाउ आर यू गोइंग टू एडमिट हर, हाउ यू गोइंग टू डू एक्सपल्शन, उसके बाद आपने सक्शन इवैक्यूएशन की क्या प्रिपरेशन करनी है। तो इट्स नॉट ओनली ऑल थ्योरेटिकल, इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी बातें हैं। फिर जब आप उसकी सक्शन इवैक्यूएशन भी कर लोगे तो फिर आपने उसका फॉलो अप किस तरीके से करना है। और यस यू विल एक्सप्लेन टू हर कि फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता देयर इज एनी सस्पिशन ऑफ malignancy, तो दिस इज द ओनली malignancy इन गायनी व्हिच हैज गॉट 100 नियरली 100% क्योर। तो ये इस वजह से फॉलो अप इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ हो भी तो हम वहीं पकड़ के वहीं ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये आपने एंड देन उसकी काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इज इम्पोर्टेंट, फॉलो अप, रिकरेंस, कॉन्ट्रासेप्शन, इस तरीके से आपका पूरी बात होगी, ठीक है। ठीक है मैम। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू, इसको दोबारा से बेशक आउटलाइन करो, बेशक नेक्स्ट क्लास में पहले क्विकली आप इसको मैनेजमेंट बोलना, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर इट अगेन। बहुत बड़ा ब्लंडर किया था अभी आपने, तो इसको आपने इसी इसी पैटर्न पे ले जाके करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के टॉपिक्स भी मुझे भेज देना। गुड। मैं सो एक तरह इसमें से हमने आज सर्वाइकल 2 राइपनिंग टॉपिक कर लिए। करेंगे, सॉरी, सर्वाइकल राइपनिंग इसमें करेंगे मैम। देखो सर्वाइकल राइपनिंग की जो है ना बात और है, कर तो सकते हैं, बट द थिंग इज के ये तो वैसे ही फीटस अंदर है, इट्स अ पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल के अंदर आप इसमें तो हमने एक्सपल्शन तो करानी है ना। सर्वाइकल राइपनिंग की बात होती है कंप्लीट मोल में। इट्स नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन कंप्लीट मोल के अंदर सक्शन इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि कंप्लीट मोल में आप एक्सपल्शन नहीं कराओगे। अव्वल तो कंप्लीट मोल रीचिंग टिल 20 वीक्स भी डिफिकल्ट है, बट अल्लाह ना करे इट कैन रीच टिल 20 वीक्स और 28 वीक्स ऑल्सो, जितना भी मैम हो। इट्स ऑब्वियसली अगर इतना, सॉरी मैं अभी बात सुनती हूँ, इतने आगे की प्रेगनेंसी विद कंप्लीट मोल है तो इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क केस फॉर वेरी हाई ब्लीडिंग, बट उसको आप थिएटर में ले जाके सक्शन इवैक्यूएशन ही करोगे। कंप्लीट मोल की एक्सपल्शन इज नॉट अ गुड आइडिया। उसमें फिर आप चाहे सर्वाइकल राइपनिंग, देखो सर्वाइकल राइपनिंग is a bit controversial thing, yes or no both, it's not absolutely contraindicated immediately before shifting to the theater, guideline में मना नहीं किया हुआ उन्होंने कि आप कर भी सकते हो, बट once patient is in operation theater, complete मोल की section evacuation is a different thing, partial मोल की different होती है। partial मोल में अगर baby is inside तो पहले expulsion फिर section evacuation, बट अगेन पार्शियल मोल कैन ऑल्सो ब्लीड वेरी हेविली, सो उसकी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली। और अगर कंप्लीट मोल है, इवन इफ इट इज बिगर, ऑल्दो बिग तो होगा नहीं, उससे पहले ही डायग्नोस हो जाता है, लेकिन अगर बिग भी है खुदा ना खास्ता तो वो उतना ही बड़ा हाई रिस्क है, और फिर आप उसकी सेक्शन इवैक्यूएशन करते हो, ठीक है। मैम ये तो सही मैम कि लेकिन पार्शियल मोल में ओस क्लोज है तो किस तरह एक्सपल्शन फिर होगा, जी मैम कैसे डायलिटेशन एक्सपेल करेंगे। होगा, मीज़ोप्रोस्टोल देके डोज क्या होगी उसकी, कैसे डोज कैसे देंगे, कैसे उसकी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग पीगो कैसे वाली देंगे। नहीं मैम पीगो वाली उसकी डोजेस आप उसको थिएटर में रख के हाई रिस्क विद ऑल द 20 वीक्स के प्रिपरेशन, साथ ब्लड में देंगे। अरेंजमेंट एंड ऑल, आप उसको जो मीज़ोप्रोस्टोल की डोजेस फीगो में, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मेडिसिन देके एक्सपेल कराओगे।
मीजो से करेंगे, मतलब प्रोस्टीन नहीं देंगे इसको। नहीं। मैम फीटस को एज के हिसाब से लेंगे, 20 वीक्स के हिसाब से हाँ फिर उसको। जी, ओके। जेस्टेशनल एज के हिसाब से, बाय डेट्स। ठीक है, क्योंकि फीटस को तो फिर पहले एक्सपेल करेंगे, उसके बाद अगर वो उस हद तक पहुंच गया तो। ठीक है, चलो गुड। सो आप कर लेना, इसको दोबारा से एक दफा क्विकली बोल लेना फर्स्ट 5-10 मिनट्स में, और फिर हम आगे कर लेंगे। ठीक जी है, मैम। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू मैम।